हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मानस इंग्लिश वर्ड में। मैं आपका दोस्त मानस आपके सामने हाजिर हुआ हूँ नरेशन का लास्ट टॉपिक लेकर के, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पिछला वीडियो जो था वो एक्सक्लेमेटरी का था, उसको आप लोग ना देखे हो तो देख लीजिए। आज का टॉपिक जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था। उम्मीद यही रहेगी कि आज ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म करने के बाद पैसिव वॉइस भी शुरू कर दें। शुरू करने के मतलब पैसिव वॉइस का सिर्फ टचअप देंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो लिखा हुआ एक्टिव में है कि पैसिव में है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक ना। पहले तो लेकिन वही करना है कि जो अभी तक करते हैं। नरेशन का आज अंतिम चरण है। आज ऑप्टेटिव सेंटेंस समाप्त करने के बाद नरेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बस उसके बाद आपसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी भी आपके अगल बगल किताबें हों जिसमें नरेशन हो, उसके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि सेंटेंस मैंने जो पढ़ाया है वो सही है। आप कोई भी सेंटेंस में फंसेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार नरेशन अटेम्प्ट करिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें नरेशन जरूर से जरूर आएगा, ठीक है ना। और आज का जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आज आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं इनको इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहचान बहुत आसान है, समझिए जरा। यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में से हो रही हो और वो एक्सक्लेमेटरी साइन पर समाप्त हो। देखिए, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन लगने से ये इसकी पिछले कैटेगरी एक्सक्लेमेटरी में पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि में से शुरू होकर के एक्सक्लेमेटरी साइन पर समाप्त होगा, तो वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव कहलाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा कि मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा लिखा हुआ है, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये आपका एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जनरली देख रहे हैं कि सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है, मे से, और समाप्त कहाँ पर हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन पे, मतलब कि ये आपका एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मे का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। मे के बारे में मैं आपको बता दूं कि मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मे आपकी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं ये मैं आपको शायद बताया हूं, नहीं बताया हूं तो आप सुन लीजिए कि हालांकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, वर्ब के विदिन आता है, लेकिन मॉडल वर्ब को एक छोटे से रूप में मैंने कर दिया है समझने के लिए कि वे सारी हेल्पिंग वर्ब, पहली बात मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होगी, वे सारी हेल्पिंग वर्ब जिनका सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल से कोई फर्क ना पड़ता है, वो सिंगुलर के साथ भी लगती हैं प्लूरल के साथ भी लगती हैं, वे सारी सहायक क्रियाएं मॉडल वर्ब कहलाती हैं। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने एक वर्ब, आपने कैन सुनी होगी। कैन आपकी एक मॉडल वर्ब है, क्योंकि कैन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोनों के साथ किया जा सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि आई कैन डू इट, या मैं कर सकता हूं कि वी कैन डू इट, या मैं लिख सकता हूं कि ही कैन डू इट, कुछ भी लिखा हो। तो यहां पर जो कैन वर्ब लिखी है ये आपकी मॉडल है, क्योंकि सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सबके साथ कैन का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये मॉडल वर्ब कहलाती है। उसी श्रेणी में मे भी आती है। तो मतलब यह है कि यू से यहां पर सब्जेक्ट से मतलब नहीं होगा, हमेशा वर्ब क्या मिलेगी, मे ही मिलेगी, क्योंकि मे आपकी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये बात एक हो गई। दूसरी बात मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सेंटेंस लिखे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा ग्रामर के एक्सेप्शन में आते हैं, ग्रामर के एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन को बोलते हैं अपवाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपवाद। अब भला ये अपवाद में क्यों आते हैं? अपवाद में इसलिए आते हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले है। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। या तो उनकी शुरुआत WH वर्ड करता है, जिनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, या तो उनकी शुरुआत को हेल्पिंग वर्ब कहती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब
में किससे पहले लगी हुई है? यू से, मतलब सेंटेंस की शुरुआत एक हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो इसको तो प्रश्नवाचक होना चाहिए ना। मतलब जैसे आप लोग कभी भी क्लास में अंदर आते हैं तो अध्यापक से क्या पूछते हैं? मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस में अंतर है कि नहीं है? दोनों सेंटेंसों में सिमिलरिटी देख रहे हैं ना, कि यहां पर दोनों सेंटेंसों की शुरुआत एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कर रही है, लेकिन ये सेंटेंस देखो क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हो रहा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन पे समाप्त हो रहा है, मतलब ये ऑप्टेटिव है। बताने का मकसद ये था कि ग्रामर में ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सेप्शन में आते हैं। क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होते हुए भी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो ग्रामर के एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई है। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक रूपरेखा। क्या रूपरेखा हो गई कि पहचान क्या है कि में से शुरू होकर के कोई भी सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी साइन पे समाप्त हो रहा है तो वो ऑप्टेटिव कहलाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस ग्रामर के एक्सेप्शन में आएंगे। एक्सेप्शन में क्यों आएंगे? क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होकर भी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना होकर के ऑप्टेटिव में चला जाता है। ठीक, ये तो हो गई पहचान। अब आगे चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिएगा बहुत आसान है, सबसे आसान जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव ही है। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान आपको पता चल गई है। अब इसके टाइप के बारे में, इसके प्रकार के बारे में बात कर लें। देखो, शब्दों से सीखिए। मैंने हमेशा कहा है कि अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो शब्दों से सीखिए। इंग्लिश रटने का नाम नहीं, जिस दिन रटने का प्रयास किया उस दिन इंग्लिश गायब हो जाएगी। समझिए, इच्छा लिखा हुआ, इच्छा सूचक। इच्छाएं दो ही प्रकार की तो हो सकती हैं, मतलब या तो आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे या तो आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। अगर अच्छा सोचेंगे तो वो गुडविल में जाएगा, और अगर बुरा सोचेंगे तो वो बैडविल में जाएगा। नौकरी लग जाए, बहुत दिन आप दीर्घायु हो जाए तो ये अच्छी इच्छा है, आप बर्बाद हो जाए, ये सारी इच्छाएं कैसी हैं? बुरी इच्छाएं। तो करना क्या है कि यदि गुडविल है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को, समझते जाइएगा, सेड को बेटा चेंज करना है विस्ड में या प्रेड में। ठीक, और अगर बैड विल है तो सेड को चेंज करना है कर्स्ड में। ठीक है ना, समझिएगा। यहां पर मैंने सेड टू नहीं लिखा है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो उसकी वजह मैं आपको अभी बता रहा हूं चल के, क्योंकि ये सारी चीज समझने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात हो गई, इसको टाइप ए मान लीजिए। उसके बाद कंजक्शन, वो कंजक्शन जिससे आप बहुत फैमिलियर हैं, उसको बहुत सारे सेंटेंसों में आपने इस्तेमाल किया, वो कंजक्शन क्या है? दैट। सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट में दैट कंजक्शन का ही प्रयोग करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो वाक्य में आएगा, में को आप इनडायरेक्ट में माइट में चेंज करेंगे। में को आप इनडायरेक्ट में माइट में चेंज करेंगे। इतनी सारी चीजें आप बस ध्यान कर लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। एक मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा, उस तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये गुडविल के लिए नियम लिखे हुए हैं, ये बैडविल के हैं। कंजक्शन दोनों में कॉमन रहेगी, मे को माइट दोनों में कॉमन रहेगा। बस रिपोर्टिंग वर्ब में याद रखना है कि गुडविल होगा तो विस्ड या प्रेड लगेगा, बैडविल होगा तो सेड को कर्स्ड में चेंज करना है। ठीक, एक सेंटेंस में आपको लिख के दे रहा हूं, जैसे मैंने अभी जो पहचान बताए थे उसी सेंटेंस का प्रयोग करना है। जैसे लिखा हो कि द सेंट सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा लिखा हुआ है। अंतिम सेंटेंस है, फिर मैं बता रहा हूं। अभी आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि जो भी परिवर्तन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होता है, रिपोर्टिंग वर्ब से उसका कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव से लगा करके आज आखिरी ऑप्टेटिव पढ़ रहे हैं, सब में एक ही जैसी है। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस में से शुरू होकर कहां समाप्त हो रहा है? एक्सक्लेमेटरी साइन पे। मतलब कि क्या है? ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस पता होने के बाद आपको ये पता करना है कि इसमें गुडविल का प्रयोग है कि बैडविल का, वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे सेंटेंस को देखकर पता चलेगा।
लिखा हुआ मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग को बोलते हैं दीर्घायु होना। दीर्घायु मतलब दीर्घ आयु, जिसकी आयु बहुत दीर्घ हो, बहुत लंबी हो, तो ये गुडविल के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर थोड़ा सा समझना है, क्या हो जाएगा, द सेंट, सिर्फ बेटा सेड को चेंज करना है विस्ड में। क्यों चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूं, समझिए जरा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन सिर्फ ऑप्टेटिव में ही लगेगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लिखा है उसको आपको ओमिट करना है, डिलीट करना है। मतलब आपको मान के चलना है कि टू मी मेरे पास नहीं है, इसलिए आपको मैंने सेड टू परिवर्तित करके नहीं दिया है, सिर्फ सेड परिवर्तित होगा। बहुत सारे लोग आपको यह बताएंगे कि सेड टू को चेंज करना है, सेड टू को चेंज करना है विज्ड में और ऑब्जेक्ट हटा देना है। ये एक कतई गलत है। गलत क्यों है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, जहां पर मैंने आपको यह बताया था। पहले मुझे अच्छा ये बताइए कि मी आपका एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। मी आपका एक ऑब्जेक्ट है ना। अब आपको मेरे नियम याद होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको जोड़ने के लिए कितनी स्थितियां होनी चाहिए, मैंने हर एक सेंटेंस में बोला है और आगे हर एक वीडियो में मैं बोलता रहूंगा जब तक आपको आएगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेट जो एम है वो आपका सिलेक्शन लेना है। ठीक, लास्ट कल आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला हुआ है। जितने लोगों भी अच्छे नंबर आए हैं उनको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, और जितने लोगों के थोड़े से कम नंबर मान लो हाई स्कूल या इंटर में आए हैं तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाई स्कूल में थोड़े से कम है तो उनके पास एक चांस है इंटर में अच्छे नंबर स्कोर करने का। अगर इंटर में थोड़ा सा कम हो गया तो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एरिया में आ रहे हैं, उसमें नंबर्स मायने नहीं रखते, उसमें सिलेक्शन मायने रखता है। आप सिलेक्शन लीजिए बस, आपका और कुछ नहीं ध्येय होना चाहिए, आपका बस एक ही एम होना चाहिए, वो है सिलेक्शन का ही सिलेक्शन लेकर के उसके बाद पीछे की बातें सब भूल जाएंगे। सिलेक्शन एक बार हो जाएगा ना, फिर सारी चीजें आप जो नेगेटिविटी भरी है इस समय वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हर एक एरिया में आपको काम में आएगा। क्या कि ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो ये स्थितियां तो संभव हैं, या तो उनसे पहले मेन वर्ब होगी या उससे पहले प्रीपोजिशन होगी। ठीक, दो ही स्थितियां संभव है। अगर मुझे यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट हटाना है, जरा समझिए यहां पर ग्रामर के रहस्य हैं, ये ग्रामर के रहस्य के बारे में बताया जा रहा है। मुझे ऑब्जेक्ट अगर हटाना है तो जो चीजें लगाने में सहायक हैं वही चीजें तो हटाने में भी सहायक होंगी। मतलब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट हटाना है तो वो चीजें भी तो हटानी पड़ेंगी ना। ऑब्जेक्ट लगाने के लिए दो स्थितियां, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट हटाने के लिए भी तो दोनों स्थितियां होनी चाहिए। मतलब अगर मैं सेड टू पूरा चेंज करूंगा तो अकेले मी बचेगा ऑब्जेक्ट, अकेले मी ऑब्जेक्ट को नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि हटाने में जो लगेगा वही उसको डिलीट करने में भी लगेगा। मतलब अगर मैं सेड टू को हटा रहा हूं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट मी बचेगा, खाली ऑब्जेक्ट को नहीं हटाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट हटेगा तो उससे पहले लगी प्रीपोजिशन भी हटेगी, इसीलिए मैंने सिर्फ सेड को इंटरचेंज करा है, सेड टू को नहीं करा है। हो गया। अब मान के चलना है कि ये आपके सामने नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना इधर, तो कंजक्शन में क्या लग जाएगा, दैट लग गया। यू सेकंड पर्सन बदलना अपने ऑब्जेक्ट से ही है। मी का क्या हो जाएगा, आई। मे का क्या हो जाएगा, माइट। आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आएगी ऑब्जेक्ट में क्यों हटा रहा हूं। ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन दोनों साथ में हटाने हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि ऑब्जेक्ट क्यों हटा है तो उससे बताइएगा, कोई सेड टू रिप्लेस करता है तो उससे भी बताइएगा कि सेड टू सर कैसे रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हटाना है तो प्रीपोजिशन भी तो साथ में हटेगी, तो वहां सिर्फ सेड रिप्लेस होगा। ये ग्रामर के रहस्य हैं। यहां तो मी भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन, इंटरचेंज कर लिया। मान लीजिए कभी ऑब्जेक्ट में कोई नाउन लिखा हो तब क्या होगा, उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना। ये सारी चीजें ग्रामर के रहस्य में आती हैं, आप समझते रहिएगा। धीरे धीरे एक एक नियम साथ में जोड़ते चलिए, कब आपकी अंग्रेजी तैयार हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा और सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक सेंटेंस में वहां दिखा रहा हूं अब जिसमें एक नाउन का प्रयोग किया जा रहा है।
नाउन का प्रयोग का मतलब जैसे लिखा हो कि राधा सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गेट अ जॉब, मे यू गेट अ जॉब, काश तुम्हें एक नौकरी मिल जाए। तो ये गुडविल में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये, राधा विश्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या इसके स्थान पे आप क्या लगा सकते हैं, प्रेड भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट हटाना है तो बोलो क्या हटेगा, प्रीपोजिशन भी तो हटेगी ना। तो कंजक्शन में क्या आ जाएगा, दैट। यू बदलेगा मोहन से, तो यहाँ ही का परिवर्तन ना करिएगा, अब सीधा उसी नाउन को इंटरचेंज किया जाएगा, यहां पर मोहन का प्रयोग किया जाएगा। मोहन में का क्या हो जाएगा, माइट, फिर गेट अ जॉब, ऐसे करना है। तो जो नाउन हो या जो प्रोनाउन हो उसी के सब्जेक्टिव केस का इसमें प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिए। ये तो सेंटेंस गुडविल वाले हो रहे हैं। मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं जिसमें बैडविल का भी प्रयोग किया जाता है। वो सेंटेंस कैसा है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं एक एग्जाम्पल के द्वारा, समझिए जरा। एक एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जहां पर बैडविल का प्रयोग करते हैं वो कैसे सेंटेंस बनेंगे। लिखा हुआ है कि द ओल्ड लेडी सेड मे यू बी ruined, may you be ruined। हाँ, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका एक पैसिव वॉइस में है। कैसे है, थोड़ा सा इंतजार करिए, वीडियो को देखते रहिए। लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा तो आज मैं ये भी बताऊंगा कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में। मेरा जो तरीका सीख लेंगे जिंदगी में, कभी ये नहीं भूलेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा है कि पैसिव में लिखा हुआ है। वो आप सेंटेंस को देखते ही बता देंगे कि हाँ ये एक्टिव में है कि हाँ ये पैसिव में है, ठीक है ना। ये पैसिव में लिखा हुआ है। अब लिखा हो मे यू बी ruined। ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। अब क्या करना है, बर्बाद हो जाओ कैसी इच्छा है, गुडविल में तो आएगी नहीं। किसी को बोल दो बर्बाद हो जाओ तो क्या अच्छी है, नहीं ना, बैडविल में आएगी ना। तो क्या हो जाएगा कि द ओल्ड लेडी सेड के स्थान पे क्या लगेगा, कर्स्ड। कंजक्शन में क्या लगेगा, दैट। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो पीछे मैंने बताया है फर्स्ट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर मानना है। तो या आप यहाँ आई मान सकते हैं, ही मान सकते हैं, या शी मान सकते हैं, जो भी आप। तीनों नहीं लिखने हैं, तीनों नहीं लिखने। ज्यादा आता है आपको ये दिखाने की आवश्यकता नहीं, तीनों में से कोई एक का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब मे का क्या कर देना है, माइट, फिर बी, फिर ruined, आई माइट बी ruined। ये सेंटेंस हो गया बैडविल के लिए। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा समाप्त होता है। ये सेंटेंस गुडविल या बैडविल वाले हैं। और आधा हिस्सा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का है उसमें कभी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मेरी क्रिसमस, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए क्या नियम है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। वो बहुत ही छोटा सा साधारण सा वाक्य है, उसमें ज्यादा नियम नहीं करने होते हैं। अब जैसे सेंटेंस में लिख रहा हूं उसमें देखिएगा क्या करना है। जैसे लिखा हो आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग। ये सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए कि मे का प्रयोग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले आते हैं। तो इस सेंटेंस को बेटा दो तरीके से किया जा सकता है। अब गुड मॉर्निंग किसी से बोलोगे तो गुडविल में ही तो आएगा ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि आई सेड बदलेगा विस्ड, सेड विस्ड। अब क्या करना है, गुड मॉर्निंग आप आगे भी ले आ सकते हैं, गुड मॉर्निंग। अब ये कहां चला जाएगा, पीछे, टू हिम, ठीक। तरीका नंबर पहला। या ऐसे कर सकते हैं, आई विश्ड टू हिम गुड मॉर्निंग,
तरीका नंबर दूसरा, जरा पहले वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है आई विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिम। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो जो मैंने अभी बताया वो सही है। क्या सही है कि अगर आपने यहाँ पर सेड टू को रिप्लेस करके विश्ड लगाया होता, अगर आपने सेड टू को रिप्लेस करके विश्ड का प्रयोग किया होता तो पीछे ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए भी टू कहां से लाते? नहीं समझे? मतलब ये कि हिम आपका ऑब्जेक्ट है ना, अगर ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो क्या लगेगा? प्रीपोजिशन लगेगी या मेन वर्ब लगेगी ना। मेन वर्ब तो आप पहले लगा चुके हैं, विश्ड मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब जिसकी 3 या 5 फॉर्म बनेगी, इसकी बनेगी, मतलब मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब का प्रयोग तो हो चुका है, एक स्थिति तो हो गई, दूसरी कौन सी बची है? प्रीपोजिशन की, इसीलिए टू का प्रयोग किया गया है। ये वाला टू उठ के कहां आ गया है? ये वाला। तो मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं ना, रटना नहीं है ना, ना ना गड़बड़ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को जोड़ने की तो ये स्थिति प्रीपोजिशन या मेन वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग यहां मैं कर चुका हूं, इसीलिए यहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है। यहां पर सेड टू को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, सिर्फ सेड को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में देते रहिए। अब एक सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से अलग नियम लग जाते हैं। बस एक ही प्रकार का वो सेंटेंस है, बाकी उसमें ज्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता है। एक ही प्रकार का सेंटेंस है, उसमें जैसे लिखा होता है, कभी कभी लिखा हो जाता है गुड बाय, गुड बाय लिखा हुआ है। तो गुड बाय लिखा हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को बेटा चेंज करना है बेड में। यहां पर थोड़ा सा ध्यान में देना है, सेड को बेड में चेंज करना है। अगर मान लो बेटा गुड बाय तो है, गुड बाय है और हैड सेड लिखा है, तब भी क्या बेड में चेंज कर दोगे? तब बेड में चेंज करोगे तब क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। बोलो भला कैसे गलत हो जाएगा? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कास्ट नहीं बदलनी चाहिए। जिस कैटेगरी में शब्द लिखा है, अगर किसी शब्द को उससे रिप्लेस करना है तो रिप्लेसिंग वर्ड भी उसी कैटेगरी में होना चाहिए। जैसे सेड लिखा था, सेड एक सेकंड फॉर्म है तो बेड सेकंड फॉर्म से रिप्लेस हो गई, तो ये सही हो गया। अब यहां सेड सेकंड फॉर्म नहीं रही, सेड कौन सी फॉर्म हो गई है? सेड एक थर्ड फॉर्म हो गई है। तो थर्ड फॉर्म को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो? सेकंड फॉर्म से। यहां कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड। बेड कौन सी है? सेकंड। थर्ड को किससे बदला? सेकंड से, तभी तो गलत है। इधर थर्ड तो इधर भी क्या होनी चाहिए? थर्ड। तब यहां पर हैड सेड जो है वो मालूम है ना किस में बदलेगा? हैड सेड बदलेगा बिडन में। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे लिखा हो वैसे ही परिवर्तन, जैसे डिमांड वैसी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है ना। अब एक सेंटेंस में आपको करके दिखा देता हूं। जैसे लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय माई फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को करने के बेटा 2 नियम लगेंगे तभी ये सेंटेंस हो पाएगा। पहला, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच को, उसमें मैंने आपको पहले एक सेंटेंस में नियम बताया था जिसमें मैंने नाउन के वोकैटिव केस के बारे में चर्चा की थी। उस केस का प्रयोग इस सेंटेंस में किया गया है। वोकैटिव केस आपको मैंने बताया था कि या तो वाक्य के शुरुआत में या तो वाक्य की समाप्ति पर एक कॉमा के साथ लिखा जाएगा, उसे वोकैटिव केस बोलते हैं। अब देखिए माई फ्रेंड लिखा हुआ है, माई फ्रेंड लिखा हुआ है और माई फ्रेंड का प्रयोग एक कॉमा के साथ किया गया है, मतलब ये नाउन का वोकैटिव केस है। ये कौन सा केस हो गया? वोकैटिव। वोकैटिव को बोलते हैं संबोधन। आपने कभी भी अगर संस्कृत में धातु रूप लिखे होंगे तो लास्ट में, जैसे राम के रूप लिखो रामा रामो रामा आता है ना, तो लास्ट में हे रामा हे रामो हे रामा आता है ना, तो वही वोकैटिव के संबोधन है। जब कभी वोकैटिव केस होता है तो आपको मालूम है ना, वोकैटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, तो क्या करना है? चलो करें, हो जाएगा ही फॉर बेड, यहां पर बाय लगा हुआ है तो विज्ड का प्रयोग गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये विज्ड लिखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। गुड बाय लगा हुआ है तो सेड किस में बदलेगा? बेड में। ठीक है, तो ही बेड क्या? गुड बाय।
अब माई फ्रेंड एक ऑब्जेक्ट है, फिर देखो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो प्रीपोजिशन या मेन वर्ब लगा चुके हैं, तो बची क्या प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा टू। माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट बदलेगा ही से, तो क्या हो जाएगा हिज, उसके बाद क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ऐसे करना है, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। इस प्रकार से सेंटेंस करने हैं। हाँ, एक प्रकार का सेंटेंस मैं इसी समय बताना चाहूंगा। उसमें क्या होता है कि कभी कभी दो सेंटेंस को एक साथ कंबाइंड करके दे देते हैं। अभी तो फिलहाल एक सेंटेंस, जैसे आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा तो सारे एग्जांपल इंट्रोगेटिव के ही हो गए, इंपरेटिव पढ़ा तो सारे एग्जांपल इंपरेटिव के हो गए। कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य कंबाइंड रहते हैं। नहीं समझे? अभी समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल से कैसे वो चीज करके दिखाएंगे जो आपने रेयर देखी होगी, जरा समझिएगा। लिखा हुआ है कि आकाश said to मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग, कॉमा सिंबल लगा हुआ है, फिर आई एम रेडी टू डू दिस वर्क, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो इस सेंटेंस में बेटा दो सेंटेंस कंबाइंड लिखे हुए हैं। कंबाइंड कैसे? गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग मैंने अभी पढ़ाया, वो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आई एम लिखा हुआ है। आई आप जानते हैं कि आई आपका एक सब्जेक्ट होता है, एम आपकी एक वर्ब होती है ना, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, मतलब ये सेंटेंस कैसे लिखे हुए हैं? ये सेंटेंस असर्टिव के लिखे हुए हैं, असर्टिव का है ना, तो मतलब इस वाले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक कैसा लिखा हुआ है? ऑप्टेटिव लिखा हुआ है, और एक कैसा लिखा हुआ है? असर्टिव लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि जो सेंटेंस पहले पढ़ा है उसको पहले बनाना है, मतलब पहले आपने क्या पढ़ा है? असर्टिव, तो वाक्य में असर्टिव पहले बनाना है। ये गलत है, कतई गलत है, सरासर गलत है। पहले बात से मतलब नहीं है, जिस सीक्वेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में सेंटेंस पहले बनेगा। पहले किसके बारे में चर्चा हो रही है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव पहले बनाना है। फिर किसके बारे में चर्चा हो रही है? असर्टिव की, तो उसके बाद असर्टिव का प्रयोग करना है। ये नहीं कि पहले मैं असर्टिव बनाऊंगा देन मैं ऑप्टेटिव बनाऊंगा। पहले ऑप्टेटिव लिखा तो पहले ऑप्टेटिव बनेगा, अगर पहले असर्टिव लिखा होता तो असर्टिव बनता। ठीक है ना? अगर पहले असर्टिव लिखा होता तो पहले असर्टिव बनाते, लेकिन लिखा कौन सा? ऑप्टेटिव, तो ऑप्टेटिव बनाओ। गुड मॉर्निंग एक गुडविल में आएगा, तो क्या हो जाएगा? आकाश विश्ड गुड मॉर्निंग टू मोहन। ठीक, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस यहां से खत्म हो गया, ये नंबर 1 मान लीजिए, इसको नंबर 2 मान लीजिए। ऑप्टेटिव फिनिश हो गया, अब कौन सा बचा है? असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस के सारे नियम लगेंगे। जब एक ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो लिखे हो तो सिंपल कंजक्शन आप एंड मान लीजिए, एंड मान लिया। अब समझिए असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस में बेटा सेट टू किस में जाता है? टोल्ड में, तो एंड टोल्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? एंड के बाद सीधा ना जोड़ दीजिएगा कि ही वॉज रेडी, ये सीधा जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टेटिव तो लगा दिया, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस को भी उसी प्रॉपर वे में बनाना है। तो असर्टिव सेंटेंस में सेट टू किस में बदलते हैं? टोल्ड में। एंड टोल्ड दैट कंजक्शन, ये वाली जो दैट जो लगी है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कंजक्शन नहीं है, ये असर्टिव की कंजक्शन दैट है। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, असर्टिव की दैट लगेगी। अब बदलो वाई को, ही वॉज रेडी टू डू दिस का क्या हो जाएगा? दैट वर्क। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं एक सेंटेंस आपको फिर से करके देखता हूं, लेकिन पहले यहां समझिए दोनों सेंटेंसों को कंबाइंड कर दिया गया है, तो दोनों को कंबाइंड कर, 2 दिए 5 दे 500 दे, उससे मतलब नहीं। पहला नियम, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में बनाना है। दूसरा नियम कि जैसे जैसे सेंटेंस में जो जो चीजें बताई जा रही, जिसकी जिसकी डिमांड है, वैसी वैसी चीजें की सप्लाई करनी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस था तो सेड विश्ड में चेंज किया, टू मोहन पीछे लगा दिया, एंड अब ये असर्टिव बचेगा, तो असर्टिव में सेड टू कहां जाता है? टोल्ड में जाता है, तो फिर टोल्ड कर दिया, दैट कर दिया, आगे इंटरचेंज जैसे होते थे वैसे करते चले गए। ठीक है ना? एक सेंटेंस में और लिखता हूं, उसको जरा समझिएगा।
33 का है तो 3 मिनट तो मान लो मैं लग जी। हाँ देखिए दूसरा सेंटेंस मैं आपको भी दिखा रहा हूं, दूसरे सेंटेंस में भी आप समझ लीजिए कैसे करना है। जैसे लिखा हुआ है कि he said to me, comma inverted comma, did you complete my work, question mark, I gave it to you yesterday। ऐसा लिखा हुआ है, आई गेव इट टू यस्टरडे, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए तो पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हो क्वेश्चन मार्क पे समाप्त है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है, दूसरा फुल स्टॉप पे है और सब्जेक्ट से बाद वर्ब है, मतलब ये असर्टिव का है। तो अब दोनों के नियम अलग अलग लगेंगे। तो पहले इंट्रोगेटिव का नियम लगेगा ना, तो पहले का क्या लगेगा, ही सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड मी। अब देखो डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन लगती थी इफ या वेदर, वेदर का प्रयोग तब करते थे जब चॉइस का मतलब होता था या और शब्द का प्रयोग होता था। दोनों चीजें नहीं है तो कंजक्शन क्या लगेगी, इफ लग गई। यू बदलेगा मी से, आई डिड हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, आई हैड कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। माई बदलेगा ही से, क्या हो जाएगा हिज वर्क। एक सेंटेंस समाप्त, दूसरा शुरू करना है, सिंपल कंजक्शन। एंड बार बार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी और मेरी ही तो बात हो रही है, अर्थात दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम है ना, इसीलिए एक बार लगा दिया। बाद में यहां पर अब ये नहीं करेंगे कि ही टोल्ड मी दैट, ये नहीं, एंड लगा दिया जैस। यहां पर अब ही और मी की डिमांड नहीं है, वो तो सेम है। अब ये असर्टिव हो गया है, असर्टिव में जो बदलता है वो बदलो ना, जिसको बदलना है वो बदलो। ही और मी थोड़ी बदलेंगे, सब्जेक्ट तो सेम ही रहेंगे। तो सेड टू कहां जाएगा, टोल्ड में कंजक्शन क्या लगेगी, दैट। आई बदलेगा ही से, हो जाएगा ही। गेव सेकंड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, थोड़ा सा स्पीड पकड़िए तो हो पाएगा। ही हैड गिवन इट थर्ड पर्सन, नो चेंज टू। यू बदलेगा मी से, यहां पर क्या आ जाएगा मी, कैसे, क्योंकि यहां पर यू क्या है ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है तो मी से बदलेगा मी आएगा। यस्टरडे को चेंज कर सकते हैं द लास्ट डे में, या द डे बिफोर में, या द प्रीवियस डे में। इतनी सारी चीजें यस्टरडे को रिप्लेस करने में लग सकती हैं। ठीक, अब जरा देखिए कैसे किया मैंने। तो पहले सेंटेंस जो लिखा था, पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ था ये आपका ये कौन से सीक्वेंस में है, इंट्रोगेटिव सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, दूसरा आपका एक असर्टिव में लिखा हुआ था। तो पहले इंट्रोगेटिव बनाया है मैंने, फिर कैसा बनाया, फिर मैंने असर्टिव सेंटेंस बनाया है। तो इस तरीके से दो का एग्जाम्पल दिखाया है आपके सामने, 2 4 10 कितने भी सेंटेंस लिखे हो उसी सीक्वेंस में करना होता है। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस थे ऑप्टेटिव के। ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ से लगभग समाप्त होता है। मैं एक प्रकार का सेंटेंस आपको और बताना चाहूंगा, कभी कभी उसमें कंफ्यूजन आ जाती है। जैसे मैं ये हटा रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके फिर समझिए, और जहां कहीं डाउट है वो तुरंत पूछिए, चाहे ऑनलाइन पूछिए चाहे ऑफलाइन पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर, क्योंकि अल्टीमेट एम सिलेक्शन देना है। ठीक, आगे एक सेंटेंस ऑप्टेटिव को मैं बता देता हूं, क्योंकि जिस सेंटेंस से शुरू किया है उसी पे समाप्त करें तो बेहतर होगा। अब जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दे क्राइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। देखिए ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के वाक्य दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, मतलब में तो लगा नहीं है ना। पहचान तो यही होती है कि में से शुरू होकर एक्सक्लामेटरी साइन पे समाप्त हो। अब एक्सक्लामेटरी साइन दे दिया है तो क्या एक्सक्लामेटरी से बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैसी इच्छा के बारे में, इच्छा जहां लग जाएगी वो ऑप्टेटिव कहलाएगा। इच्छा मतलब इच्छा सूचक, इच्छा सूचक मतलब ऑप्टेटिव। लॉन्ग लिव, इसके पहले बताया क्या होता है? दीर्घायु होना। अब देखो क्राइड लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना हो, क्राइड हो, सेड हो, कभी कभी शाउटेड लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो भैया है तो ये सब सेकंड फॉर्म ही, तो सेकंड फॉर्म को उसी तरीके से ट्रीट करना है। क्राइड लिखा है तो सेड ही मानना है।
शाउटेड लिखा है तब भी सेड मानना है, तो चाहे जो लिखा हो सेड ही मानकर चलना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दे विज्ड, कंजक्शन में दैट, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां है, अवर, अवर बदलेगा दे के, दे से, दे के पजेसिव से, तो क्या हो जाएगा, डियर प्राइम मिनिस्टर। अब में मानना है आपको, तो में का क्या हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग, ऐसा सेंटेंस करना है, ठीक। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस यहां से बेटा लगभग समाप्त होता है, ठीक। लेकिन वीडियो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपसे एक वादा किया था और मैं अपने वादे को बिल्कुल पूरा करने का प्रयास करता हूं कि मैंने आपसे ये कहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस समाप्त होने के बाद पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। शुरू करने का मतलब आज से आपका पैसिव वॉइस टॉपिक शुरू हो जाएगा। पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप करेंगे तो उसमें बिल्कुल आता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब एक अध्यापकों का अपना एक पसंदीदा विषय होता है, टॉपिक रहता है। नरेशन में उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, जितना मुझे आता था मैंने सारा अपना बेस्ट दे दिया है। आप देख लीजिए 7-8 वीडियो तकरीबन बन गए होंगे, 7वां वीडियो होगा ये नरेशन का। मैं अभी आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तब अगर ना देखा हो तो सारे वीडियो पीछे देख लीजिए। नहीं आप लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर नरेशन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, तो मैंने उनसे बोल दिया कि यूट्यूब पे आप देख लें। तो जिसने भी नहीं देखा है वो आप आराम से देख लीजिए, और बिल्कुल उम्मीद नहीं है, पक्का भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। और नहीं भी आया है तो कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताएं। अब पूरा नरेशन आप पढ़ लीजिए, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वो टॉपिक मुझे रिकमेंड करिए, तो उस पर मैं छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा। जैसे किसी को इंपरेटिव सेंटेंस में दिक्कत है, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ लेट वाले भाग में दिक्कत है, या एक्सक्लामेटरी के हाउ या व्हाट वाले में दिक्कत है, या इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड वाले में दिक्कत है, किसी भी प्रकार के एक छोटे से टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो देखने के बाद उम्मीद तो है कंफ्यूजन पहले भी नहीं होगी। इन केस अगर होती है तो फिर आफ्टर दैट वीडियो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मैं अब इस नरेशन को समाप्त करना चाहूँगा और आगे बढ़ते हैं। जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा पसंदीदा टॉपिक रहा हुआ है। हमेशा से मुझे पैसिव वॉइस करने में बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा सब लगता है, नरेशन हो चाहे इंग्लिश ही मतलब अच्छी लगती है, तभी तो टैगलाइन मिली हुई है इंग्लिश मीन्स मानस से, उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन पैसिव वॉइस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना करिएगा। पैसिव वॉइस के नियम और नरेशन के नियम बिल्कुल कंट्राडिक्ट हैं। जो नियम नरेशन में लगे हैं वो नियम पैसिव वॉइस में नहीं लगेंगे। जैसे नरेशन में इज एम आर होता था तो वॉज वर्ब बदलते थे, वो नियम यहाँ नहीं लगेगा। दिस होता था तो दैट में करते थे नरेशन में, वो भी नियम यहाँ नहीं लगेगा। सारे नियम बिल्कुल कंट्राडिक्ट हैं। इसीलिए आपको पैसिव वॉइस के नियम अलग दिमाग में रखने हैं, नरेशन के नियम अलग दिमाग में रखने हैं। दोनों को एक में मिलाना नहीं है। दोनों नियमों को एक में मिला देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। तो टॉपिक डाल लेते हैं पहले वॉइस। वॉइस बताने के लिए पहले तो थोड़ा सा जैसे स्टाइल हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़ते ही आए हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाना हो चाहे पैसिव से एक्टिव बनाना हो, दिए हुए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तो आपको मालूम ही है। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। अगर नहीं बताया है तो मैंने अभी आपको चर्चा कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं या ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानोगे कि एक्टिव में है कि पैसिव में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पैसिव वॉइस बताने से पहले थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलता हूं कि आप जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 4 भाग सब में होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मल्टीपल करो कितना हो जाएगा? 12 में आपको मालूम है 8 का बनता है, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। खाली अध्यापक इतना ही बता देते हैं कि 4 का नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता इसकी वजह आपको नहीं मालूम होगी।
नहीं मालूम है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको सब कुछ मालूम होगा। जो ग्रामर के रहस्य है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, उसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो टॉपिक आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चौथा जो टॉपिक आता है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये तो नाम से हो गए। कभी कभी हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब लिखी हो तब आप ना पहचान पाए, तो उसके बारे में भी इनके बगल में मैं हेल्पिंग वर्ब दिए दे रहा हूँ। अगर आपको टेंस में दिक्कत हो रही है कहीं कि आपको टेंस पहचानना नहीं आ रहा है, टेंस में कहीं दिक्कत है, नहीं उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं बनना है, तो मुझे बताएं। बहुत ज़्यादा लगेगा तो 15 से 20 मिनट के वीडियो में आपको पूरा टेंस तैयार करा दूंगा मैं। 15 से 20 मिनट में पूरा टेंस समाप्त। बस एक काम आपको करना पड़ेगा, प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिमाग में रखिएगा, पूरा टेंस समाप्त 15 से 20 मिनट की वीडियो में। अगर हालांकि ये बात नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि टेंस तो एक छोटा सा टॉपिक लगभग सबको आता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स बताएं, 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा। ठीक, और लगातार देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। पता चले ऑप्टेटिव सेंटेंस है सीधा बढ़ा दो तो आप पैसिव वॉइस पे गिरोगे आके, तो गड़बड़ हो जाएगा। कंटिन्यूएशन में सारे देखिए। हाँ, ये बात हो रही इन चार का नहीं बनता है। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम होगी क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन या हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन। फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये मैंने सबकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं। मेन वर्ब क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जहां कहीं आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूअस आ जाए, कहीं कॉन्टिन्यूअस लिखा हो और उसके मेन वर्ब के बारे में बात हो रही हो, तो बस आंखें बंद करके बता देना कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ही होती है। क्योंकि आपने 12 टेंस में 12 का आधा कितना होता है? 6 कंटिन्यूअस पढ़े हैं। कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 6। तो 12 के आधे 6 भागों में कॉन्टिन्यूअस होता है और प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब क्या होती है? आईएनजी फॉर्म होती है। वो जो 2 छूटे हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी लगेगी और इन सब की मेन वर्ब में क्या आ जाएगा? इन सब की ओवरऑल मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ठीक, अगर ऐसे सेंटेंस लिखे हुए तो इन 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है उसकी वजह नहीं मालूम होगी, अब मालूम हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ये हो गया ना, इसको जरूर लिख लीजिएगा दिमाग में भी और कॉपी में भी। अब आगे मैं चलता हूं जहां से मैंने वीडियो बोलना शुरू किया था, बताना शुरू किया था कैसे पहचानेंगे एक्टिव है या पैसिव में। तो शुरू करते हैं, एक बार देखिए। अब एक्टिव से पैसिव पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तरीका नहीं, उसको आप मानस फार्मूला नाम दे सकते हैं। ठीक, समझिए। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो या बाय का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, तो उनके लिए मैं एक सेंटेंस लिखूंगा। जैसे लिखा होगा, बहुत छोटा सा वाक्य मैं लिख रहा हूं कि दे हाँ, तो अभी थोड़ी बताइए, सस्पेंस है, सब एक दिन में थोड़ी खोलेंगे। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बताया है कि थर्ड फॉर्म हो और बाय उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लगी है, बाय का प्रयोग भी है, तो क्या ये लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ये पैसिव वॉइस भी लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है ना?
एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैंने कहा कि आई वॉज बीटेन, फिर मैंने लिखा आई वॉज बीटिंग। इतने बड़े सेंटेंस को छोड़ो, पहले तीन तीन शब्दों के वाले सेंटेंस में आओ। अब इसमें बताओ, एक एक्टिव लिखा है, एक पैसिव लिखा हुआ है, कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे? अभी देखो पहचानेंगे। आप समझिए यहाँ पर तरीका मेरा, जो इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने अपना, मैं इसको मानस मेड बोलता हूँ, मेरा ही बनाया हुआ है। किसी भी आप बुक वगैरह में देखिएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरा है वो बुक में कैसे हो पाएगा। मानस मान लो मैंने नाम दिया है एक्टिव और पैसिव। उन चार सेंटेंस का पैसिव वाइज क्यों नहीं बनता है ये मैंने छोड़ नहीं दिया है, ये बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको पहचानने का तरीका तो बता दूं कि सेंटेंस में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पहचानें कैसे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लिख के नहीं आता कि इसका एक्टिव है तो इसका पैसिव बनाओ या पैसिव है तो एक्टिव बनाओ, उसमें लिख के आता है चेंज द वॉइस, वॉइस परिवर्तित करें। अब उसमें आपको पहचानना होगा कि एक्टिव हो तो पैसिव बनाओ, पैसिव हो तो एक्टिव बनाओ। क्यों? क्योंकि चार आपके सेंटेंस लिखे होते हैं एग्जाम्पल में, उसमें दो तो उसी कैटेगरी में होते हैं जिसमें सेंटेंस लिखा होता है। मतलब अगर एक्टिव होगा तो दो एक्टिव में लिखे होंगे, अगर पैसिव लिखा होगा तो दो पैसिव में लिखे होंगे। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप एक्टिव वाले सेंटेंस का एक्टिव बना के ही चले आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक्टिव देके एक्टिव थोड़ी पूछेगा। आप जैसे देखिए एक्टिव पहचानना है तो देखिए सुनिए, बस यही एक फार्मूला है। अगर सामने लिखे सेंटेंस का टेंस पता है, पता चल जाए कि किस टेंस में लिखा हुआ है तो वो एक्टिव में है। और अगर सामने लिखे सेंटेंस का टेंस पता ना चले, सामने लिखे सेंटेंस का टेंस पता ना चले, ये डज नॉट इक्वल टू होता है ना, मतलब जो बराबर ना हो, और इसको बराबर लिख लो। अगर सेंटेंस का टेंस मालूम है तो वो एक्टिव में लिखा होगा, सेंटेंस का टेंस नहीं मालूम है तो वो पैसिव में लिखा होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जैसे आई वॉज बीटन लिखा हुआ है तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पैसिव में है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वॉज के साथ बीटन थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। 12 टेंस में मुझे बताओ ऐसा कौन सा होता है जिसमें वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं? कोई है? वॉज लगती तो है, लेकिन वो तो यार नीचे वाले सेंटेंस में मैं देख रहा हूं वॉज के साथ आईएनजी। हाँ ये तो है, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो लिखा हुआ है ये पास्ट कंटिन्यूअस का लिखा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उन 12 में आता है। मतलब इसका मुझे टेंस मालूम है, मतलब ये वाला सेंटेंस मेरा किस में लिखा हुआ है? ये वाला सेंटेंस मेरा एक्टिव में लिखा हुआ है। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म किसी टेंस में लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मुझे टेंस नहीं मालूम ना, इस सेंटेंस का टेंस नहीं मालूम है, तो मतलब ये वाला जो लिखा हुआ है ये मेरा एक पैसिव में लिखा हुआ है। ऊपर वाले में आओ, मैंने क्यों कहा कि एक्टिव में है? हमारा थर्ड फॉर्म भी लगी है, बाय भी लगा है, लेकिन विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म किस टेंस में लिखा हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन 12 टेंस में आता है, तो इसका टेंस मालूम है, मतलब कि ये एक्टिव में है। क्या पता चला? 12 टेंस में किसी में ना लिखा हो तो मतलब वो पैसिव में, 12 में किसी एक में लिखा हो तो वो एक्टिव में। अगर ये बात पसंद आई हो तो झट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। और ये बातें अगर आप चाहते हैं कि और लोगों को पहुंचे तो शेयर करते रहिए। आपने सपोर्ट अच्छा से किया है, उम्मीद है आगे सपोर्ट करते रहेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप ना करिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक। अब आगे चलते हैं। एक मैं एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मैंने नरेशन में उस एग्जाम्पल का प्रयोग किया था। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि रिस्पांस लास्ट 28 डेज़ का बड़ा अच्छा मिला हुआ मुझे। उसमें मैक्सिमम 9.0 के मेरा वॉच टाइम रहा है और 2.3 के कुछ समथिंग व्यू रहा हुआ है। तो ये मेरा वॉच टाइम था, वॉच टाइम है, और ये मेरा व्यूज़ है। तो हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग जो शुरुआत में हम छोटे से चैनल वालों के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए। बहुत ज़्यादा हम लोग इतना हाईटेक भी नहीं है, मोबाइल से शूट करके वीडियो बना रहे हैं। तो छोटे से यूट्यूबर के लिए इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये प्यार आगे भी मिलता रहे, बस यही छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। जो सपोर्ट आपने किया है उस सपोर्ट की आकांक्षा आपसे हर वीडियो में रहती है, ठीक। तो ये रहता है लास्ट 28 डेज़ का, तो देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
आओ एक सेंटेंस में लिखता हूं, वो सेंटेंस जो मैंने उसका प्रयोग पैसिव नरेशन में किया हुआ था, शायद वो एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस था, उसमें मैंने लिखा हुआ था आई एम रूइंड, इस जगह लिखा हुआ था सेंटेंस, यही बोर्ड था, इस जगह लिखा था एक्सक्लामेटरी में सेंटेंस था, द ओल्ड लेडी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास आई एम रूइंड, कुछ ऐसा लिखा हुआ था एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, अगर आपने ना देखा हो तो वीडियो एक्सक्लामेटरी में जाके देख लीजिएगा, आई एम रूइंड लिखा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूं भैया ये पैसिव वॉइस में है, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? मैं कह रहा हूं कि ये भैया पैसिव वॉइस में है ना? कैसे? मेरा फार्मूला टेंस मालूम होगा तो एक्टिव, टेंस नहीं मालूम होगा तो पैसिव। देखो एम के साथ थर्ड फॉर्म है, अब ये थर्ड फॉर्म ही क्यों है, सेकंड क्यों नहीं हो सकती? अच्छा बताओ, सेकंड क्यों नहीं हो सकती? मतलब जैसे मैंने लिखा रियून, फिर मैंने लिखा रियून्ड, फिर मैंने लिखा रियून्ड, ये लिखा हुआ है, तो ये सेकंड थर्ड का प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों सेम रहती हैं, मतलब नहीं समझ रहे होंगे। जैसे मैंने लिखा ब्रेक, फिर मैंने लिखा ब्रोक, फिर मैंने लिखा ब्रोकन, तो ब्रोक और ब्रोकन की स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, कहीं पर लिखा होगा अकेला, कहीं लिख दिया ब्रोकन, तो आप बता दो कि भैया थर्ड फॉर्म है। अकेले मैंने लिख दिया रियून्ड, अब बताओ ये थर्ड है कि सेकंड है? तो उसका तरीका समझ लीजिए, ये आप वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन समझ लीजिए अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आई होगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहीं नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहीं नहीं है, केवल एक ही स्थिति को छोड़ करके, और वो है पास्ट का पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ग्रामर का अपवाद है, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के होता है, उसको छोड़ करके कहीं कोई जगह ऐसी नहीं जहां थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लगे। तो ये आगे देखो हेल्पिंग वर्ब है तो मतलब ये थर्ड फॉर्म ही होगी, सेकंड नहीं हो सकती। सेकंड फॉर्म का प्रयोग अकेले होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ होता है। ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि आगे सहायक क्रिया लिखी है। अब एम के साथ थर्ड फॉर्म, जरा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए 12 टेंस में ऐसी कौन सा टेंस है इसमें एम के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है? कोई होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शायद एम लगता है, लेकिन एम के साथ तो आईएनजी क्रिया का प्रयोग होता है, तो मतलब ये टेंस में नहीं आता ना, तो मतलब ये किसमें लिखा हुआ है? ये आपका एक पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, कितने जोगे पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं, जरा बताइएगा। लिखा हुआ है, आप लोग तुरंत एक्सरसाइज इसी समय, नो होमवर्क ओनली क्लास होमवर्क। देखिए आपको यही देख लीजिए, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं पढ़ने की, वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा हो, मैंने लिखा कि समवन लेफ्ट द पेन इन द क्लास, ऐसे लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए कि एक्टिव में है कि पैसिव में, जरा जोर डालिए, बताइए कि इसमें लिखा हुआ है एक्टिव में है कि पैसिव में। अब मैं देख पा रहा हूं कि टेंस पहचानना है, जरा जोर डालिएगा। मैंने बताया है कि अगर टेंस पहचानना है बेटा तो सेंटेंस में लगी हुई मेन वर्ब को देखिए। किसको देखिए? मेन वर्ब को। मेन वर्ब चिल्ला चिल्ला के बता देती है कि सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ। मेन वर्ब का तरीका अभी बताया, जिसकी 3 या मैक्सिमम 5 फॉर्म बन जाए। अब इसमें कौन सा शब्द है आपको नहीं आ रहा ना, तो वाक्य में जितने शब्द लिखे हैं सबकी फॉर्म बनाना शुरू करिए, सबकी फॉर्म बनाइए। सेकंड थर्ड अगर बन जाएगी तो मेन वर्ब, नहीं बन जाएगी तो मेन वर्ब नहीं। अब पहला शब्द क्या लिखा? समवन, क्या इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी? नहीं बनेगी, मतलब ये मेन वर्ब नहीं। दा मेन वर्ब नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं। पेन भी नहीं, इन भी नहीं, दा भी नहीं, क्लास भी नहीं। क्या बचा? लेफ्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि लीव कि सेकंड फॉर्म लेफ्ट, फिर थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेफ्ट होती है। तो यहां लेफ्ट का प्रयोग है, तो बताएं सेकंड है कि थर्ड है? अभी मैंने बताया सेकंड है कि थर्ड है। अब देखो आगे लेफ्ट के आगे सहायक क्रिया नहीं लगी है, सहायक क्रिया नहीं तो मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, ये फॉर्म क्या है? सेकंड। मतलब मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया? सेकंड। तो टेंस कैसा हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट होगा ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के नियम याद करिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट, क्या पास्ट इंडेफिनिट उन 12 टेंस में आता है? हाँ जी आता है, क्योंकि पास्ट का पहला ही टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका टेंस मालूम है, इसका टेंस मालूम है ना, टेंस मालूम है। तो ये किस में लिखा हुआ है बेटा? ये आपका एक एक्टिव में लिखा हुआ है।
एक्टिव में लिखा, एक्टिव का अपोजिट पैसिव होता है। ये एसएससी एमटीएस में एक बार पूछा गया था, अब ईयर तो नहीं याद किस ईयर में, क्योंकि मैं जब करा रहा था पेपर एसटी करा रहा था, उसमें जो बुकलेट मिलती है उसमें कि एक्टिव का अपोजिट पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला, पैसिव का मतलब होता है आलसी। एक छोटा सा तरीका और, एक्टिव में जो रहता है वो सब्जेक्ट जानते, सब्जेक्ट प्रधान होता है, और पैसिव में जो होता है वो ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। एक्टिव वाइज में क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, पैसिव वाइज में क्रिया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अरे तमाम है, कोई भी नियम समझ ले, सारे नियम घूम फिर के एक ही जगह आएंगे, रास्ते कई हैं मंजिल एक है। तो इस तरीके को समझे तो जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं होगा। अगर एक्टिव होगा तो टेंस मालूम होगा, पैसिव होगा तो टेंस नहीं मालूम होगा। एक सेंटेंस में एग्जांपल में सामने और लिख रहा हूं, समझिए जरा। एक्टिव और पैसिव वाइज पूरे फुल एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, एनर्जी कम नहीं होती क्योंकि ये पसंदीदा टॉपिक है, और जिसमें मन लगता है वो काम नहीं लगता, वो खेल लगता है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे लिखा है मैंने क्या कि आई सा हिम लीविंग द हाउस, आई सा हिम लिविंग द हाउस, मैंने उसको घर छोड़ते देखा। अब जरा समझिए, बताइए कि इसमें कौन से टेंस का प्रयोग है। टेंस होगा तो एक्टिव, टेंस नहीं होगा तो पैसिव। अब समझिए जरा, फिर टेंस में जाना है, मेन वर्ब देखें। अब मेन वर्ब वही जिसकी आईएनजी फॉर्म बने, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बने। आई की बनेगी क्या? नहीं बनेगी। हिम की बनेगी? नहीं बनेगी। दा की बनेगी? नहीं बनेगी। हाउस की भी नहीं बनेगी। अब देखिए, सा की भी बनेगी और लिविंग की भी बनेगी। सा, सी, सा, सीन, लिविंग अभी बताया। तो लिविंग मेन वर्ब नहीं हो सकती, ना ना ना। मेन वर्ब में आईएनजी है तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो इसके पहले कोई तो हेल्पिंग वर्ब हो। प्रेजेंट में बनाओ एजेमार लगाओ, पास्ट में बनाओ वाजवर लगाओ, परफेक्ट बनाओ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कुछ तो लगाओ। बिना सहायक क्रिया के कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो मतलब ये मेन वर्ब नहीं है। सुनते जाइए, अगले वीडियो में इसकी मैं जरूर चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सुन लीजिए, सब्जेक्ट अभी 4 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है लाला यहाँ पर, लिविंग, लिविंग आपकी एक आईएनजी फॉर्म है। कैसे बना है लिविंग? कैसे बना है? जब आपने लीव में क्या जोड़ा है? आईएनजी। अरे तभी तो भैया लिविंग बना है, जब आपने लीव में क्या जोड़ा है? आईएनजी। तो आईएनजी फॉर्म यहाँ पर क्या है समझिए जरा, मैं बताऊंगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग 3 तरीके से होगा, समझते जाइए। इसके बाद वाला वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, बिल्कुल इसके बाद, क्योंकि यह पैसिव शुरू एनर्जी भरपूर मात्रा में रहेगी। आईएनजी क्रिया का प्रयोग 3 तरीके से होता है, मेन वर्ब के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में और जीरंड के रूप में। अंतर क्या है? अंतर के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आईएनजी फॉर्म लगी हो तो आप आंखें बंद कर लेना, बता देना कि ये आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जीरंड है। कब? जब अगला वीडियो आप देखेंगे और मेरे फॉर्मूले को आप अपनाएंगे। अब यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। अब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो टेंस कहाँ पता चलेगा? मतलब ये मेन वर्ब नहीं है ना, तो इसको देख करके हम टेंस नहीं पता कर सकते। तो मेन वर्ब क्या बची? सा भी तो सेकंड फॉर्म है, मतलब इसका भी टेंस मालूम है ना। इसका टेंस क्या है? इसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है ना। टेंस मालूम है, मतलब ये भी किसमें लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल और पता होगा, 1 घंटा 3 मिनट, बस एक बता दो तो 5 मिनट में 1 घंटा तो हो जाएगा। समझिए, एक सेंटेंस और मैं बता रहा हूं, उसमें जैसे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि जो मैंने अभी बताया, अभी मैंने एक सेंटेंस बताया था अपडेट में, मैंने कहा था कि वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। लिखा हुआ था क्या? ही माइट बी रूइंड, ही माइट बी रूइंड। अब ये बताइए एक्टिव में है कि पैसिव में? भैया ये एक्टिव में नहीं लिखा है, पैसिव में लिखा है, क्योंकि इसका टेंस नहीं मालूम है। आप जानते हैं कि माइट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कब? जब वो एक्टिव में है। अगर वो पैसिव में है तो उनके साथ कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? थर्ड। इसका भी टेंस नहीं मालूम है मुझे, क्योंकि माइट भी किसी टेंस की सहायक क्रिया नहीं हो सकती। इसका टेंस मुझे नहीं मालूम, मतलब इस वाले टेंस मुझे नहीं मालूम है, इसका टेंस नहीं मालूम, तो ये किस में लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ये समझ रहे हैं ना। तो इन सारी चीजों से क्या पता चला? इन सारी चीजों से ये पता चला है कि पहला नियम क्या कि टेंस पता एक्टिव, टेंस नहीं पता तो पैसिव। सब्जेक्ट प्रधान एक्टिव, ऑब्जेक्ट प्रधान पैसिव,
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसिव, एक्टिव और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो पैसिव। कोई तरीका हो वो इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये वीडियो फिलहाल यही पॉज होता है, लेकिन अगले वीडियो में आप समझ लीजिए कितनी चीजें आपको पढ़ने आई है, अगले वीडियो में कितना पढ़ना है आपको, ये समझते रहिए। अगले वीडियो में आपको पढ़ना है कि सब्जेक्ट के प्रकार, कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बताऊंगा। क्यों ये चीजें मैं क्यों अब चर्चा क्यों कर रहा हूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, क्योंकि अब पैसिव वॉइस पढ़ रहा हूं, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं पता चलेगा तो चेंज क्या करोगे, बना क्या पाओगे। ठीक, ये दो चीजें। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आईएनजी क्रिया का प्रयोग, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कितने प्रकार से होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो तकरीबन 50-55 मिनट का हो गया होगा। अब वीडियो बनाते समय दिखता तो है नहीं क्योंकि मोबाइल से शूट हो रहा है। अब बस आपसे एक उम्मीद यही रहती है कि जो लास्ट टाइम से आप लोग सपोर्ट करते चले आ रहे हैं वो सपोर्ट आप आगे बनाते रहिएगा। और आज का वीडियो फिलहाल मैं यहीं पर पोस्ट करता हूं। अगर वीडियो में कभी भी आपको छोटी सी बात भी नहीं पता चले तो उसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। सिर्फ सिलेक्शन आपका ही कराना उद्देश्य नहीं, सबका सिलेक्शन कराना उद्देश्य है। तो ये सारे वीडियो को आप शेयर करते रहिए सबके साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अच्छा लगे एक के साथ, बहुत अच्छा लगे तो जितने आपके परिचय में सबके साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो फिलहाल के लिए मैं यही पॉज कर रहा हूँ। जो आप लोग लास्ट वीडियो में सपोर्ट करते हैं उसकी आकांक्षा तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा आपसे होती रहेगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं बात आखिर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक आप लोग देख लिया होगा कि थोड़ी सी बात भी नहीं पता चली हो तो सब्सक्राइब करिए, पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अरे गिरे जा रहे हैं, अब तक कार करेगा नहीं है? नहीं, लाइट वाली समस्या हो जाती है।